हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में एक पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। सभी को पता होगा इसके बारे में। किसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग? नीट की। नीट फिजिक्स। पहला टॉपिक क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? सबको दिख रहा है ना बोर्ड पे? यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनको मेजर किया जा सके, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो आप, मास मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कोई बच्चा कितना होशियार है या कितना चालाक है या कितना बेईमान है, ये भी मेजर कर सकते हैं क्या? ये तो नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मतलब फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी उन्हीं को माना जाता है जिनको कि मेजर किया जा सके। ओके, तो पहले आप लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी। एक लाइन में आप लिख सकते हैं द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सके, जिनको नापा जा सके। ओके, एक लाइन में आप याद कर सकते हो। कोई डेफिनेशन तो पूछी नहीं जानी, लेकिन पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ये आइडिया लग जाता है हमें। जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कई तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, लेकिन उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना बेटा, इधर इधर सुनोगे ध्यान से, सब समझ में आएगा और हर चीज़ याद हो जाएगी आपको यहीं पर। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। हिंदी में बोल दिया जाता है मूल राशियां और मूल मात्रक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखनी है, लेकिन क्या क्या पढ़ रहे हैं वो तो नोट करना है ना हमें, ताकि हमें ये मालूम चले कि ये हमने पढ़ा था, ये हमने सुना था। जब कभी ध्यान आए घर पे तो आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में नोट कर सको। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। दो पार्ट में फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, उन क्वांटिटी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो राइट डाउन नंबर 1, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है, हेडिंग डाल लिया। डेफिनेशन नहीं लिखनी है हमें, लेकिन मतलब समझ में आना चाहिए। कैसे मतलब समझ में आना चाहिए? कि ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट होती हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। तो पॉइंट्स हमें लिखने हैं क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट की पहली बात क्या हो गई? दीज क्वांटिटीज आर फुल्ली independent, do not depend on any other quantity. These quantities are fully independent. These quantities you can say
these quantities are fully independent and do not depend on any other quantity। समझ में आया? ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं, किन्हीं दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी है? स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? स्पीड फिजिकल क्वांटिटी तो है, क्योंकि इसको तो मेजर किया जा सकता है ना। कोई आदमी कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तेज जा रहा, धीमा जा रहा, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी तो है। अब आपको बताना है कि क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। स्पीड का फार्मूला होता है ना, क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब स्पीड किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है और टाइम पर डिपेंड कर रही है। इसलिए स्पीड इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया, समझ में आता है हमें। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? ओनली 7। इन्हीं को कभी कभी बेस क्वांटिटी बोल दिया जाता है और उनके यूनिट्स को बोल दिया जाता है बेस यूनिट्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो फिजिक्स कितनी डायमेंशन की है? 7 डायमेंशन। फिजिक्स कितने डायमेंशन की हो गई? 7 डायमेंशन। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं हम लोग? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं, इसीलिए फिजिक्स 7 डायमेंशन बोली जाती है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ये लिख लिया था हम लोगों ने। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ऐसे आप लिख सकते हो शॉर्टकट में। मास किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैपिटल एम से। लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ, और यू कैन से डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोला भी करो साथ में, एल से। टाइम किससे शो करते हो आप? कैपिटल टी से। इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन लिखते हैं ए, कैपिटल ए। आई से तो रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये जो लिखा जा रहा है ना, ये इनका डायमेंशनल सिंबल है, ये इनकी डायमेंशन है। जैसे हम लोग बोला कि फिजिक्स कितने डायमेंशन की है? 7 डायमेंशन। तो वो 7 डायमेंशन कौन कौन सी हैं वो लिख रहे हैं हम लोग। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। टेम्परेचर नाम सुना है? टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या डायमेंशन होती है? थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एक यूनिट होती है इसकी केल्विन। तो केल्विन से भी शो किया जाता है। के से शो करो या फिर किससे? थीटा से। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हिंदी में बोला जाता है पदार्थ की मात्रा। जैसे गैस की बात करो, गैस का अमाउंट मेजर करना हो तो गैस का अमाउंट हम किलोग्राम में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतने किलो गैस है, वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गैस का अमाउंट नॉर्मली मोल में नापा जाता है। गैस का अमाउंट को किससे मेजर किया जाता है? मोल में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से शो करते हैं,
और म्यू से शो करें या फिर MOL लिख दिया आता है। डायमेंशन क्या लिखते हैं, MOL मोल या फिर म्यू। ओके, लास्ट है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसको लिखते हैं CD, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडेला। हिंदी में बोला जाता है ज्योति तीव्रता। जैसे कहीं अगर लाइट का अमाउंट नापना हो कि इस रूम में या इस हॉल में कितनी लाइट है, ज़्यादा लाइट है या कम लाइट है ये तो समझ में आता है, बट कितनी लाइट है या ट्यूबलाइट से कितनी लाइट निकल रही है, तो ये तो नहीं बोल सकते हैं कि एक ट्यूबलाइट से 2 किलो लाइट निकल रही है, 2 ट्यूबलाइट जला दी तो 4 किलो लाइट हो गई, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग। तो कितना अमाउंट है लाइट का, कितनी लाइट है, ज़्यादा है या कम है, वो मेजर किया जाता है इंटेंसिटी से। ज़्यादा लाइट है तो बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा। डायमेंशन क्या लिखेंगे, CD। कितनी क्वांटिटी हो गई, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 हो गई कि नहीं, काउंट कर लो। कहीं कहीं पर देखा होगा चार्ज को भी हम लोग मान लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, तो या तो चार्ज को Q से लिखें या फिर नॉर्मली करंट A से शो करें। तो कभी कभी आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो ऑप्शन में A ना लिखकर कहीं कहीं Q मिलेगा, तो जहाँ Q दिखाई दे तो वहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी Q से ही रिप्रेजेंट करना, फिर एम्पियर मत लिखना या इलेक्ट्रिक करंट मत शो करना। तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी। इनकी यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या सीखा हम लोगों ने, क्या समझा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिनको मेजर किया जा सके। कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटी, 2 तरह की, जिसमें एक पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना हो, उनको फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी कहा जाता है, और उनके यूनिट्स को बोल दिया जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। इतना समझ में आ गया। दूसरी क्वांटिटी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, और इसी में पढ़ सकते हैं डेराइव्ड यूनिट। थोड़ा समझते भी जाना, क्योंकि डेफिनेशन तो पूछी नहीं जानी है, लेकिन क्वेश्चन डेफिनेशन के बेस पर हो सकते हैं। अब डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो किन्हीं दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। एक लाइन में लिख सकते हो, दीज क्वांटिटीज डिपेंड ऑन, लिखते जाना साथ में बेटा, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो पूछ लेना हमसे एक बार खड़े होके कि ये जो लिखा था आपने क्या लिखा था, नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं कि हम लिखें आप लिखें, दोनों लोग मिलकर लिखते रहें बस। तो डेराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दो, बाकी सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो 7 जो बेस क्वांटिटी हैं उनको हटा दें, बाकी सब डेराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन 2 स्पेशल क्वांटिटी और लिखते हैं हम लोग। दो स्पेशल क्वांटिटी होती हैं, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड यूनिट्स।
दो क्वांटिटी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एंगल का नाम सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में जो भी एंगल लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। तो दो तरह के एंगल होते हैं नॉर्मली, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जैसे मान लो कोई आपने लाइन ड्रॉ की ऐसे और यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, इस लाइन के दोनों एंड को यहाँ मिला दें, इस लाइन के दोनों सिरों को यहाँ मिला दें, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। लेकिन अगर कोई सरफेस लो आप ऐसा कोई सरफेस लिया हम लोगों ने इस तरह का, सर्कुलर या किसी भी शेप का ले सकते हो। अब यहाँ से देखें आप इसको, इस पॉइंट से इसके हर पॉइंट को मिलाओ, इस पॉइंट पर ये जो प्लेन है इसके हर पॉइंट को यहाँ मिलाएं, तो क्या बनेगा बेटा? ऐसे मिलाया, इस तरह से मिलाया, ऐसे ऐसे ऐसे, पीछे मिलेगा, ये क्या बन गया? कोन या शंकु का नाम सुना है? तो ये जो एंगल बन रहा है ये एक्चुअली कोनिकल एंगल है। ये कौन सा एंगल है? कोनिकल एंगल। इसी कोनिकल एंगल को बोल दिया जाता है सॉलिड एंगल। तो दो तरह के एंगल होते हैं, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। डेफिनेशन नहीं लिखनी है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखना है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। केवल यूनिट की बात करें ना, जब आगे पढ़ेंगे तब जब कभी आएगा ये तो डेफिनेशन बताई जाएगी, मीनिंग भी समझाया जाएगा और वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी बताया जाएगा। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी हो गई बेटा? दो। नंबर वन प्लेन एंगल, शो करते हैं थीटा से, यूनिट होती है रेडियन, और रेडियन को लिखा जाता आरए। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। आप तो डिग्री भी बोलते होगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री ऐसा बोलते हैं ना, 180 डिग्री बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में कभी नहीं बोलना चाहिए। फिजिक्स में हमेशा एंगल किस में लिखना चाहिए? रेडियन में, क्योंकि फिजिक्स में जो एंगल की यूनिट बताई गई है वो रेडियन बताई गई है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बेटा? देखने में तो डब्ल्यू लगता है ना, बट ये क्या है? ओमेगा, या फिर आप ओमेगा ऐसे भी बनाते होगे, तो दोनों तरह से बना सकते हैं। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसको शो करते हैं एसआर। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, नाम याद रखेंगे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। कभी अगर ऑप्शन दे दिया जाए, कई सारी क्वांटिटी लिखी हो, उसमें चूज करने को बोल दिया जाए कि इसमें कौन कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट है या कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, तो कोई फार्मूला लगा कर तो नहीं आप कर पाओगे ना। याद होगा तो मार्क कर सकते हैं, नहीं याद है तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए सारी बातें याद रखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट्स, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम आगे समझ में? तो ये बेसिक होता है। फिजिक्स कितने डायमेंशन की है? 7 डायमेंशन। अब नाम याद रखिएगा, 7 डायमेंशन कौन कौन से हैं, वो लिखा था, वो याद होना चाहिए हमें, ठीक है। अब इसी में हमको देखना है कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, या किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। हेडिंग डाल लेना, टू फाइंड आउट डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। दोनों का एक ही मतलब है,
डायमेंशन बोलें या डायमेंशनल फार्मूला बोलें, दोनों का सेंस कैसा है? सेम। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बताऊंगा मैं। अब जैसे 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन तो देख लिया आपने, एम, एल, टी, ए, देखा ना हम लोगों ने। सी डी लिखते हैं, म्यू लिखते हैं, एम्पियर ए लिखते हैं। इसके अलावा जितनी क्वांटिटी हैं उनकी डायमेंशन अगर फाइंड करनी है या डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहला काम ये होता है कि जिस क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है वो आपको उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले उनको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करें, तोड़ लें। कैसे तोड़ेंगे? उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो पहले फार्मूला लिखें आप। जब फार्मूला मालूम चल जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर लोगे तो जहाँ मास दिखाई दे वहाँ लिखें कैपिटल एम, जहाँ लेंथ या डिस्टेंस दिखाई दे वहाँ लिखें कैपिटल एल, जहाँ टाइम दिखाई दे वहाँ लिखें कैपिटल टी। ठीक है, और उनकी जो भी पावर हो पावर लिखें और एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दें इस तरह से। कुछ बच्चे इसको कैपिटल ब्रैकेट ही बोलते हैं ना, नहीं स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिखें। बस यही बोला जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, या यही बोल दिया जाएगा डायमेंशन। अब जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन आपने लिखी ml_t-2। ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब अभी हमने कहा था ना कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का मीन्स एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? डायमेंशनल फार्मूला तो ये हो गया, केवल डायमेंशन पूछी है तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर लगाते हैं, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। एम की पावर क्या है बेटा? जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 होता है ना, तो एम की पावर क्या है? 1। एल की पावर क्या है? 1। टी की पावर क्या है? -2। तो अब इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ml_t-2 में m की डायमेंशन 1, l की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन -2। तो ये डायमेंशन, तो डायमेंशन जब पूछा आता तो नॉर्मली पावर पूछ रहा होता वो, लेकिन हम पावर कभी नहीं लिखते हैं, हम पूरा फार्मूला लिखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि डायमेंशन पूछी है तो भी यही लिखें और डायमेंशनल फार्मूला पूछा है तो भी यही लिखें? उसका रीज़न ये है कि जब ये पूरा लिख दोगे तो पावर तो दिखाई दे रही ना हमें, तो पावर को अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है? फिर नहीं समझ में ये बात। अगर डायमेंशन पूछी है तो भी पूरा पूरा डायमेंशनल फार्मूला क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब डायमेंशनल फार्मूला लिख दोगे तो पावर तो दिखेगी ना उसमें, तो डायमेंशन तो साफ साफ दिख रहा है, तो अलग से पावर लिखने की ज़रूरत क्या है हमें? इसलिए डायमेंशन पूछा जाए या डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए तो डायमेंशन फार्मूला ही लिखा जाता है। समझ में आई बात? अलग से पावर नहीं लिखी जाती है। आ गया समझ में? अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं हम उनको, उनकी डायमेंशन हमें रटी होनी चाहिए ज़बान पे। तो कुछ की डायमेंशन आप याद करेंगे और कुछ की निकालनी भी आनी चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग डाल दीजिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। सबको पता होगा, लेकिन फटाफट एक बार लिख लें तो उनका यूज कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मेन प्रॉब्लम मालूम क्या होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे प्रॉब्लम क्या क्या बन सकती है, वो समझना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं एरिया से ही। क्या बताया था अभी हमने कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करेंगे, मतलब उसका फार्मूला लिखेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। अगर किसी को हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो बता देना, हिंदी बता दूंगा मैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ।
डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डी एफ जब लिखूँ मैं, जब डी एफ लिखूँ तो क्या समझोगे, डायमेंशनल फार्मूला। तो तुरंत आप लेंथ को किससे शो करते हो, एल से। ब्रिड्थ क्या है, ये भी तो डिस्टेंस या लेंथ है, इसको भी तो मीटर ही लिखा जाता है, इसको भी किससे शो करना चाहिए, एल से। डायमेंशन की बात कर रहे हैं। क्या हो गया फिर, अब इसी को और ढंग से लिखना चाहें तो देखो, कोई भी अगर क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन जब लिखते हैं तो कम से कम 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, एम एल टी, और लिखने का सीक्वेंस, लिखने का क्रम भी यही होना चाहिए, एम एल टी। ऐसा नहीं कि पहले एल लिख दिया बाद में एम लिख रहे हैं, फिर बाद में टी लिख रहे हैं, या पहले टी लिख दिया, या जो मन किया वैसे ही सीक्वेंस बना दिया, ऐसा नहीं। क्या सीक्वेंस रखोगे, क्रम क्या रखोगे, एम एल टी। तो अब इसी को और ढंग से लिखना चाहो तो एम तो है नहीं इसमें, जो नहीं होगा उसकी पावर 0 लिख देना, फिर उसके बाद एल लिखेंगे, और फिर टी तो है नहीं तो टी की पावर 0। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा पूछ लिया जाए कि एरिया में टाइम की डायमेंशन बताओ। अब हमारे पास सुनो, एरिया में टाइम की डायमेंशन ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 0। एरिया में टाइम की डायमेंशन ऑप्शन क्या है, 1 2 3 0। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 0, सही है ना। नहीं समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आया क्या कहा हमने, क्या पूछा हमने कि एरिया में टाइम की डायमेंशन बताओ। तो एरिया में टाइम तो आता नहीं है, बट पूछ रहा है वो डायमेंशन बताओ। तो अब ऑप्शन कई सारे दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन चूज कर देंगे, जहां 0 लिखा होगा। दूसरा है वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। डायमेंशनल फार्मूला, लेंथ को किससे शो करते हैं, एल से। ये भी तो मीटर में नापा जाता है, ये भी तो मीटर है, ये भी एल, ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी एल। क्या हो गया, एल क्यूब। अब ये सब बार बार हम नहीं लिखेंगे, ये m0 एल क्यूब t0। अब ये समझ में आ गया ना कि जो नहीं होता है उसकी पावर कितने लिखोगे, 0। डेंसिटी, इन सब की डायमेंशन रटी होनी चाहिए जो बताया जाएगा अभी, क्योंकि इनका यूज होता है आगे। क्या फार्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन, बोला करो, मास अपॉन वॉल्यूम। डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए फटाफट। करेक्ट, मास तो m हो गया, वॉल्यूम अभी निकाला तुमने, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, ml पावर -3। डेंसिटी में लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, -3, ठीक है। डायमेंशन पूछ दिया या ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो तो ऐसे चूज करेंगे, बट अगर 1 2 3 करके लिखा हो तो पावर चूज करेंगे। फिर आ रही बात समझ में। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, क्या फार्मूला होता है स्पीड का या वेलोसिटी का। जब आप स्पीड लिखते हो तो लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब वेलोसिटी लिखते हो तो क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट। याद है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायमेंशनल फार्मूला बोलो, एल टी, एल टी -1। एक एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, जितना बताया जाए उतना आप याद कर लोगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, हर चीज़ आएगी आपको।
एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकालिए। नाम सुना एक्सीलरेशन का? एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला होता? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हर चीज़ लिखना जरूर, देखो लिखने से चीज़ें याद होती हैं। आप अगर बैठ के देखते रहो, दिन भर आप बुक देखते रहो या चीज़ देखते रहो, कुछ नहीं याद होगा। और 2-4 बार लिख लो, हमेशा के लिए याद हो जाता वो। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी लिखें या फिर वेलोसिटी लिखें केवल, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो क्वांटिटी से मतलब है केवल। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो चाहे वेलोसिटी लिखो या फिर चेंज इन वेलोसिटी लिखो, यहाँ पर दोनों का मतलब सेम। बताओ जरा डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? ये तो अभी निकाला तुमने, क्या आ गया बेटा? LT-2, सही है ना? वेलोसिटी LT-1 अपॉन टी, तो टी ऊपर ले जाओगे तो एक पावर और ऊपर आ जाएगी माइनस में, -1 -2 LT-2। फटाफट निकालो फोर्स की डायमेंशन। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन। डायमेंशनल फार्मूला MLT-2। देखो सबकी नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ की हम लिख रहे हैं और साथ में आपको बताएंगे कि जो देखने में बहुत इजी लगता है, करे ये तो हमें सब आता है, यूनिट डायमेंशन क्या पढ़ा है, प्रॉब्लम कैसी होती है वो भी समझ में आना चाहिए हमें। वर्क और एनर्जी, बताओ वर्क की डायमेंशन, वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशनल फार्मूला बताइए। फोर्स की तो अभी निकाली आपने, फोर्स की अभी निकाली। डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? L क्या आ गया? ml² T-2। एनर्जी की भी डायमेंशन यही है। तो वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन सेम। अब एनर्जी तो बहुत सारे तरीकों की होती है, बहुत तरह की होती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती हैं। अब किसी भी एनर्जी की डायमेंशन पूछी जाए, यही वाली लिखना। बोला जाए साउंड एनर्जी की डायमेंशन बताओ, तो ऐसा नहीं कि फार्मूला ढूंढने लगो, कह रहे साउंड एनर्जी का फार्मूला तो पता नहीं मुझे, मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो चाहे जिस तरह की भी एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन है ये। आगे समझ में? यहाँ पर लिखना चाहो लिख दो ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। टॉर्क का नाम सुना है सबने? टॉर्क बल आघूर्ण बोलते हैं हिंदी में, टॉर्क या फिर क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। और भी नाम दिया जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। बताएगा फार्मूला कोई? कौन बता सकता है टॉर्क का फार्मूला? फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दूं ऐसे, ऐसे लिख दो ना। F का मतलब क्या हो गया? फोर्स, R डिस्टेंस, और नीचे ये परपेंडिकुलर का साइन है। आ जाएगा समझ में कि नहीं? नहीं तो ऐसे लिख लो अपनी लैंग्वेज में, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला इसका। ये तो आ गया MLT-2
और ये क्या हो गया L, फिर से क्या आ गया ml स्क्वायर T-2। ये तो वही आ गया जो एनर्जी की डायमेंशन थी, नहीं ये तो वही आ गया जो वर्क की डायमेंशन है। तो यहाँ से क्या मतलब निकला कि कई क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो क्वांटिटी तो अलग अलग है बट डायमेंशन कैसी होती है, सेम। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में ऐसे दिए आते हैं कि इनमें से कौन से पेयर की डायमेंशन सेम है, किस पेयर की डायमेंशन सेम है, ऑप्शन में दे रखा हो। अभी बाद में क्वेश्चन कराएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सुन के तो सीख सकते हैं ना हम लोग। तो कैसा क्वेश्चन होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 पेयर दिए होंगे। जैसे पहले वाले में दे दिया लेंथ दे दिया, टाइम दे दिया, तो क्या इनकी डायमेंशन सेम होती है? नहीं। दूसरा पेयर दे दिया स्पीड और वेलोसिटी, तो क्या डायमेंशन सेम होगी? बोलो बोलो। स्पीड की डायमेंशन LT-1, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? सेम। अब आपको यही तैयार करना है, डायमेंशन याद करके यही सीखना है कि ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, कौन कौन से पेयर हैं जिनकी डायमेंशन इक्वल होती है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा डायमेंशन का क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसकी डायमेंशन बताओ, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक पेयर क्या सीखा था आपने? स्पीड और वेलोसिटी। और दूसरा पेयर क्या मालूम चला? वर्क और टॉर्क। बहुत सारे पेयर और भी हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनकी भी तो डायमेंशन सेम है। हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, बट डायमेंशन कैसी है? सेम है। तो ऐसे पेयर है भी, आपको एक क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है कि ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। लीनियर मोमेंटम, नाम सुना लीनियर मोमेंटम का? किससे शो करते हो? P से, मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अब तो सिंबल लिख सकते हैं ना, ऐसे फॉर्मूला तो लिखा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन लिखो इसकी जरा। अब मास की डायमेंशन बोलो। m, वेलोसिटी LT-1, कितना आ गया? mLT-1। इम्पल्स, फॉर्मूला बताएगा कोई? इम्पल्स या जर्क, या हिंदी में बोला आता आवेग, किसी को नहीं मालूम है इम्पल्स का फॉर्मूला? चलो, इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम इंटरवल। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा? mLT-2 और टाइम t। बताओ जरा कितना आ जाएगा? mLT⁻²। इधर देखो, t⁻², t⁻1 मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो -2 + 1 कितना बचा? -1। कितना आ गया फिर? mLT-1। एक और पेयर मिला? कि नहीं? देखो जरा, ये अभी निकाला। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन mLT-1, इम्पल्स की डायमेंशन mLT-1। तो एक पेयर और मिल गया जिसकी डायमेंशन सेम है। कौन कौन से? इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम। अपनी तरफ से मार्क करते जाना, चाहे जैसे ही मार्क कर दो। जो पेयर मिल रहे हैं ना, उसमें पेयर 1, पेयर 2 लिखते जाना।
एक बात और बताएं, अगर मान लो किसी ने आपको समझाया है कि फिजिक्स समझो नहीं रटो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको ही समझ लीजिए। हमेशा समझ के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, समझ के ही पढ़ाई करिए आप। बिना समझे तो कुछ नहीं होने वाला है। नहीं पढ़ के जाओगे तो भी आप 20 से 25 क्वेश्चन तो कर ही लोगे फिजिक्स में, और उससे आपका कुछ सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम करनी है, और मैक्सिमम प्रॉब्लम करने के लिए मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ने थोड़ी कुछ होता है, सारे सब्जेक्ट पैरेलल ही होने चाहिए। इतना टाइम आप बायो में देते हो, उसका अगर 70% फिजिक्स में दोगे ज़रूर सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन फिजिक्स बच्चा पढ़ते ही कहाँ, तो सोचते हैं चलो ऐसे ही देख लेंगे, फिर समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जब समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो समझ भी नहीं आता वो। कुछ और डायमेंशन लिखेंगे हम लोग। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो टाइम ही होता है। टाइम पीरियड तो टाइम होता है। क्यों बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है? कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड बोलते हो 2 सेकेंड 4 सेकेंड, तो टाइम ही तो होता है। तो टाइम पीरियड तो टाइम है। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? टी। सही है ना? फ्रीक्वेंसी 2-4 और लिखेंगे क्योंकि ये बेसिक है। बताएगा कोई फार्मूला फ्रीक्वेंसी का? 1/T। एन से शो करते हैं या एफ से शो कर लेते हैं? तो n इजिकल टू 1/T। डायमेंशनल फार्मूला बोलो, T-1। कोई प्रॉब्लम? एंगल, अब ये एंगल कौन सा है? जब केवल एंगल बोला था तो आपको समझिए प्लेन एंगल, क्योंकि हम लोग प्लेन एंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जिसकी भी डायमेंशन निकालनी हो, शुरू में क्या बताया था हमने? उसका फार्मूला पता होना चाहिए। उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करते हैं। एंगल का फार्मूला बोलो, किसी को पता है? आर्क अपॉन रेडियस। डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? आर्क क्या होता है? लेंथ। आर्क समझ रहे हो ना? सबको समझ में आ रहा है ना? आर्क क्या होता है? चाप बोलते हो वृत्त का। आर्क एल, रेडियस ये भी लेंथ है एल। क्या आ गया डायमेंशन बेटा? कैंसिल हो गया, L0। कुछ नहीं आएगा ना, 1 आ जाएगा। ना तो M आया, ना L आया, ना T आया। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, M0 L0 T0। क्या समझ में आया कि एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है? समझ में क्या आया हमारे? एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब ये नोट करके अंडरलाइन करके लिख लेना। सिमिलरली सॉलिड एंगल, बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। सॉलिड एंगल एक क्वांटिटी यूज करते हो, स्ट्रेन, हिंदी में बोला जाता है विकृति। स्ट्रेन कोई डायमेंशन नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, कोई डायमेंशन नहीं होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम सुना है? परावैद्युतांक बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब कूलॉम्स लॉ पढ़ते हो
तो फार्मूला पढ़ते हैं ना 1/4πε0, नीचे के लिखते हैं हम लोग। तो वो के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव परमिटिविटी, जितना बताया जा रहा है उतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसके अंदर ही आएगा। रिलेटिव परमिबिलिटी, आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये सब क्या है? डायमेंशनलेस। ये शायद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो के लिखते हैं, ये शायद सुना होगा रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन ये बनाया होगा ना कभी, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिबिलिटी मैग्नेट में पढ़ते हैं, म्यू से शो करते हैं, तो इसको म्यू आर लिखा आता है। रिलेटिव परमिबिलिटी, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती है। कभी पूछ लिया जाए कि ऑप्शन दे रखा हो इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती हैं, तो आप चूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। कितनी क्वांटिटी हो गई? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनो हमारी बात, सुनो ध्यान से, सुन के याद हो जाएगा। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है, और साथ में स्ट्रेन और भी होते हैं। एक पॉइसन्स रेशियो होता है, गामा साइज सुना होगा, CP/CV। चलो वो बाद में सुन लेंगे हम लोग कभी, अगर नहीं याद आ रहा तो। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो कोई नई क्वांटिटी जब आती है ना, तो उसकी डायमेंशन भी बताई जाती है। तो फिलहाल इतना याद करना आपको कि ये सब डायमेंशनलेस हैं। एंगुलर वेलोसिटी नाम सुना इसका? जैसे लीनियर वेलोसिटी v होती है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी किससे शो करते हैं इसको? ओमेगा से। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायमेंशन बोलो। एंगल की तो कोई डायमेंशन नहीं, एंगल की तो कोई डायमेंशन नहीं, तो जिसकी डायमेंशन नहीं होती है उसकी जगह 1 लिखते हैं। टाइम की डायमेंशन t, क्या आ जाएगा? t-1। और किसी की डायमेंशन है क्या? ये फ्रीक्वेंसी की। तो अब देखो जरा, अगर सारी चीज़ हमें एक साथ याद है तो हम खुद ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी तो यही निकाली थी, अभी देखो अपनी कॉपी में देख लो एक बार, देखने से याद हो जाता है। तो एक पेयर और मालूम चल गया, एक पेयर और पता चल गया। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है। मिल गया कि नहीं? पावर की डायमेंशन निकाल के बताओ जरा सब लोग। पावर, फॉर्मूला मालूम है सबको? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन अभी निकाली आपने, ml² t-2, टाइम t, ml²
t-3, ये t-3 कैसे आता है, समझ में आता है? आता है ना समझ में? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ये पावर -2, ये एक पावर और ऊपर जाएगी माइनस में, तो -2 और -1 पावर -3 आ जाएगी। लास्ट एक और कर लो, प्रेशर की डायमेंशन निकालो जरा। फार्मूला आना चाहिए ना मुझे, फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट। एरिया की डायमेंशन सबसे पहले निकाली थी और फोर्स की डायमेंशन निकाल चुके हैं, उनका यूज करो तुरंत आ जाएगा। गुड। F अपॉन ए होता है और डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो ये फोर्स तो हो गया mL/t-2 और ये आ गया L²। कितना आ गया बेटा? mL-1 t-2। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वांटिटी है, उनके डायमेंशन आप ऐसे, ये रटी होनी चाहिए हमें, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए, तब जाके इन सब का यूज कर पाएंगे हम। एक बार शुरू से देख लो जरा, जहाँ से डायमेंशन फार्मूला लिखा वहाँ से, जहाँ से डायमेंशन फार्मूला लिखा क्वांटिटी का, एरिया, वॉल्यूम, फटाफट देख जाओ 2 मिनट में। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। कितने डायमेंशन निकाले थे हम लोगों ने? 16 निकाले थे ना शायद, 16 या 17। तो उतना तो कम से कम आप रट लेना, और जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे और कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा था विच क्वांटिटी इज नॉट डायमेंशनलेस। फोर्थ वाला आंसर हो गया, क्योंकि इनके बारे में तो पता है, आपने याद कर लिया कि इनके डायमेंशन नहीं होते, इसके डायमेंशन नहीं होते। ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस नहीं है, ये नहीं पूछ रहा कि डायमेंशनलेस है। तो कौन सी क्वांटिटी ऐसी जो डायमेंशनलेस नहीं है? ये तो है डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। अब इसकी डायमेंशन आपको पता नहीं है, फिर भी ये समझ में आ गया लॉजिक से कि जब ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो फिर चौथा आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसी क्वांटिटी का नाम लिख दिया जाता जिसके बारे में आप ना जानते हो ना सुना हो आपने, तो जब 4 ऑप्शन दिए आते ना और कोई नया चीज़ अगर मिल जाती है तो सारा फोकस हमारा उसी पर होता है, और बार बार मन करता कि ये नया वाला जो है ना, यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सब तो जान पहचाने हैं, इनको तो हम जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं तो उसी को टिक करके आते हैं हम लोग। इसीलिए अगर आपको उल्टे क्वेश्चन भी पता है तो भी आप आंसर लगा सकते हो।
which pair has same dimension? Impulse, angular momentum. Velocity, acceleration. Work, torque. Frequency, angular speed. कौन सा ऑप्शन होगा? विच पेयर है सेम डायमेंशन? इनकी डायमेंशन बराबर है कि नहीं है पता है क्या? नहीं पता है ना, निकाल के चेक करना चाहिए। सुन लो पहले, इम्पल्स की डायमेंशन तो किसके बराबर होती है? लीनियर मोमेंटम के बराबर। और ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। शायद थोड़ा बहुत अगर याद आता हो तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है mvr। तो इनकी डायमेंशन तो बराबर नहीं है। इनकी डायमेंशन बराबर होती है क्या? नहीं। इन दोनों की डायमेंशन बराबर है, इन दोनों की डायमेंशन बराबर है। कौन से दो ऑप्शन हुए? ये। अब आप ये मत कहना कह रहे वहाँ तो एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन अब ये क्वेश्चन बनाया जाएगा ना तो ऐसे बनाया जाता है। हमारी बात सुनो, यही क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है। पेयर बना दिए और ये क्वेश्चन लिख दिया, और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। अब उसमें ऑप्शन क्या दे दिया कि ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट। समझ में आ रही बात? ऑल द 4 ऑप्शन आर करेक्ट। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। तो क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया। दे रखा है सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट, बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। तो उसमें क्या चूज करेंगे फिर? कौन कौन सा सही हुआ? सी और डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। आ रहा है समझ में? तो आपको ये समझना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे बनता है, और ये थोड़ा वर्क तुम्हें भी करना है घर पे, कि जो पढ़ें तो देखें जरा क्या क्या पूछा आ सकता है। क्योंकि कभी कभी देखा होगा आता सब है और आते हुए क्वेश्चन ही गलत होते हैं। जो आता है वही गलत हो जाता है, कभी कभी खुशी के मारे गलत हो जाता है। देखा कि ये क्वेश्चन, अरे ये तो जाना पहचाना है, और इतने खुश हुए कि वो गलत वाला ऑप्शन लगा के चले आए। बाद में मालूम चला कि अरे यार वो तो कुछ और पूछ रहा था। इसलिए जो क्वेश्चन आपके जान पहचान नहीं हो, जिसको जानते हो उसको बहुत ध्यान से करें। कम से कम वो तो ना गलत हो। जो नहीं आता है वो तो दिन भर लेके बैठे रहो तो भी नहीं आएगा। नोट कर लेना ये ऐसी। कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती है। साफ कर दूं ना ये? नोट नहीं किया था क्या? चलो समझ में तो आ गया ना? नोट करके लिख लेना। एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट, एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट ब्रैकेट में पाई हो गया, ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो, 5 लिखा हो, 10 लिखा हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो। एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। एनी न्यूमेरिकल कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। मतलब क्या हो गया? डायमेंशन नहीं होती है। पाई की डायमेंशन पूछी जाए तो क्या बताओगे? नो डायमेंशन। पाई की डायमेंशन नो डायमेंशन। एम नहीं होता है, एल नहीं होता है, टी नहीं होता है। सबकी डायमेंशन बोला, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बोली जाए तो 0 0 0। आ रहा समझ में? कहीं 10 लिखा हो केवल तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया, उसकी डायमेंशन नहीं होती है।
एंगल की डायमेंशन क्या होती है बेटा? डायमेंशनलेस। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ से? क्या एंगल की डायमेंशन तो नहीं होती है, बट यूनिट तो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऐसी कोई क्वांटिटी इसकी डायमेंशन नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी यूनिट भी नहीं हो। डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है, बट अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है तो डेफिनेटली उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। अभी लिखा देंगे, जिसकी यूनिट नहीं है तो डेफिनेटली उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। बट जो डायमेंशनलेस है इट मे हैज़ द यूनिट, उसकी यूनिट हो सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लिखते 1.5 किलोग्राम लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं ना, यूनिट नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? नहीं होती है, डायमेंशन भी नहीं है। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन, डायमेंशन नहीं है। यही मतलब समझ में आ रहा है ना? तो जो यूनिटलेस है वो डेफिनेटली डायमेंशनलेस होगा, बट जो डायमेंशनलेस है उसकी यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एक पॉइंट तो ये नोट करके लिखा, दूसरा नोट करके लिखना, इनको हाईलाइट कर लेना सही ढंग से। ए यूनिटलेस क्वांटिटी, अंडरलाइन करके या जो भी हाईलाइटर हो लिख लेना। ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ए यूनिटलेस क्वांटिटी लिख पा रहे हो कि नहीं? ए यूनिटलेस क्वांटिटी will be definitely dimensionless. क्या समझ में आया कि अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट नहीं है तो डेफिनेटली उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। इसी का उल्टा, a dimensionless quantity, a dimensionless quantity may has unit. डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैज यूनिट। अच्छा, ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि आप इंग्लिश में ही लिखो, अगर नहीं इंग्लिश आती है तो हिंदी में लिखना। समझ में आना चाहिए कि क्या हम लिख रहे हैं और क्या हमें याद करना है। बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल भी देख लिया कि जिसकी डायमेंशन नहीं है उसकी यूनिट हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, बट अगर जिसकी यूनिट नहीं है वो डेफिनेटली डायमेंशनलेस होगी। ओके, अब आज के दिन एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें क्या आपको कैलकुलेट करना है। हेडिंग डाल लो, to find out the dimensional formula, to find out the dimensional formula of a unknown quantity from given formula. To find out the dimensional formula of a unknown quantity, जिसके बारे में नहीं पता है, from a given formula. कोई फार्मूला गिवन है, उसकी हेल्प से हम किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं? मतलब समझ में आ रहा है? कोई फार्मूला गिवन हो, उसकी हेल्प से किसी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, ये समझना है। तो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग
क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। तो कोई फार्मूला पढ़े, उसमें वैल्यू रखें, कैलकुलेट करें, आंसर आ जाए। तो प्रोसीजर पढ़ने हैं, तरीके पढ़ने हैं कि प्रॉब्लम कैसे कैसे की जाती है। एग्जाम्पल, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एग्जाम्पल 1 करके डालना, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। The time period of a simple pendulum is given t is equal to 2 pi under root L upon k. t is equal to 2 pi under root L upon k. ये t क्या है? टाइम पीरियड। आगे लिख लो, वेयर L is the length of pendulum. where L is the length of pendulum. Find out the dimensional formula of K. Find out the dimensional formula of K. कोई फार्मूला गिवन है, उस फार्मूले की हेल्प से अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले देखो आपको सिखा रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, तो आप फटाफट आंसर बताइएगा। सोल्यूशन देखो जरा, क्या फार्मूला लिखा था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन के। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो फार्मूला उसने दिया है वो आप नोट करो, ठीक है। उसमें कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट दे रखा हो, इधर देखो बेटा ध्यान से, कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट दे रखा, 2, 3, 4, पाई कुछ भी लिखा हो, उसको हटा दो, क्योंकि उसकी डायमेंशन तो होती नहीं है और हमें कोई वैल्यू तो निकालनी नहीं है। हम तो क्या निकालना चाहते हैं, डायमेंशन, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो उसको रखने से कोई फ़ायदा है? बार बार लिखोगे तो टाइम ही बर्बाद होगा। इसलिए पहला काम तो ये है कि उसको हटा दो, ये हटा दें, भूल जाए है ये। अब किसकी डायमेंशन निकालनी है तुम्हें, के की, बट के तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये जब खत्म होगा तभी के निकल पाएगा ना। तो पहले तो क्या किया हम लोगों ने, 2 पाई को रिमूव किया। हर चीज़ लिखते जाना, इस तरह से लिखते जाना कि 2 महीने बाद अगर आप देखो अपना लिखा हुआ, तो कम से कम अपना लिखा हुआ तो समझ में आ जाए। नहीं हम लोग कभी कभी इतना शॉर्टकट लिख देते हैं कि अगर 2 महीने बाद अपनी कॉपी उठा के देखो तो नहीं समझ में आता कि हमने लिखा क्या था ये और क्यों लिखा था। इसलिए ऐसा नहीं कि जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं वही लिखें, जो आपको समझ में आ रहा तो वो भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। इसको हटा दिया, उसके बाद इसको बाहर करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या आ गया ये, टी स्क्वायर एल अपॉन के। सही है, छापना नहीं देखकर। 2 पाई कहाँ गया, वो तो हटा दिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमें। अब के की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एल अपॉन टी स्क्वायर। ये इधर ले गए और इसको इधर ले आए नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे ना हम लोग, के इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एल, तो के इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, इसकी डायमेंशन तो लेंथ है, एल हो गया, और ये t माइनस 2। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। पेन चलाने में आलस मत करना। जितने भी बड़े कंपटीशन होते हैं उसमें सब में देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने मतलब सबसे टफ माने जाते हैं।
उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो पेन चलाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं बेटा पेन मत चलाओ, ऐसे ही आंसर बता दो। आपको भी लगता होगा कि जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत ऑप्शन पे नज़र आती है ना, फिर ऑप्शन में ही हम लोग जुगाड़ बनाना शुरू कर देते हैं कि कौन सा सही है, पहला सही है, फिर नहीं लगता दूसरा सही है, नहीं तीसरा सही है, देखा चौथा तो चौथा भी सही लगा, फिर सब सही लगने लगते हैं, फिर जिस पर मन आया तो टिक कर दिया। इसीलिए आप जो थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जिसमें करना होता है वो किया करो। उससे दो चीज़ें फ़ायदा होंगी आपको, एक तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा, दूसरा एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी आने का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन सही होगा। जैसे कभी कभी आता है किसी कैलकुलेशन करते समय कोई मान लो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें आ गया पाई स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, पाई स्क्वायर आ गया, कौन बैठ के पाई का स्क्वायर करना चाहे, छोड़ दिया उसको, किया ही नहीं उसको। क्वेश्चन बहुत ईजी था, समझ लिया, मन में ये कर लिया, करे हमें समझ में आ गया, ये आएगा तो कर लेंगे। वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप न्यूमेरिकल करने बैठे तो अब क्वेश्चन कुछ और बैठ के क्या कर रहे हो आप, पाई का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 3.14 इंटू 3.14 बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हो। और उस समय इतनी घबराहट होती है कि ये मल्टीप्लाई ही गलत हो जाएगा तुमसे, तो लगेगा क्वेश्चन तो सारे आ रहे हैं, ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है, फिर हाथ पर कांपने लगते हैं। एक क्वेश्चन जहाँ फंसता है अगला क्वेश्चन जरूर फंसाएगा तुम्हें। इसलिए अब कभी अगर तुमने घर पे इसका स्क्वायर किया है, 2-4 बार अगर आया कहीं क्वेश्चन में कर लिया, तो इसका स्क्वायर होता है 9.81। अगर तुमने घर पे किया होगा तो याद हो गया होगा ना। तो जहाँ तुमने देखा पाई स्क्वायर, तुरंत वैल्यू रखी, जो क्वेश्चन 2 मिनट में होना चाहिए 2 सेकंड में कर दिया तुमने, गलत भी नहीं हुआ। इसलिए कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम किया करो, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे कैलकुलेशन फास्ट होगा, एक्यूरेसी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। √2 की वैल्यू सबको याद होती है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू याद होगी, नहीं याद है, 1.414। √3 की वैल्यू भी याद होती है, याद हो जाती है, 1.732। बट √5 की वैल्यू पूछी जाए तो नहीं याद होगी। लेकिन जब प्रॉब्लम आपको उस तरह से दी जाए, मटेरियल ऐसा बनाया जाए कि इसमें √5 भी आए, तो 2-4 बैठ के आप स्क्वायर रूट करोगे तो याद हो जाएगा उसकी वैल्यू। अभी तो नहीं याद है, बट हमारी आदत होती है कि जहाँ √5 आया तो छोड़ देते हैं उसको, कि कौन करे इसको, बाद में देखेंगे जब आएगा तो रूट कर लेंगे। उस समय तो स्क्वायर रूट लेना ही मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, कैलकुलेशन जरूर करिएगा आप। देखो द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा एग्जाम्पल है। फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, n इजिकल टू दिया है 1/2 पाई 1/2L √T अपॉन पाई r स्क्वायर K। n इजिकल टू 1/2L, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग n इजिकल टू 1/2L √T अपॉन पाई r स्क्वायर K, where L is the length, R is the radius, R क्या है, रेडियस, n तो समझ में आ रहा है फ्रिक्वेंसी है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ K। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं वो भी समझना है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दे रखा है mL/T-2, T भी लिखना है ना, यहाँ लिखना है T द टेंशन फोर्स। फोर्स भी कई तरह के होते हैं कि नहीं, क्यों बेटा, फोर्स कई तरह के होते हैं ना, रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इन सब की डायमेंशन वही होगी ना जो फोर्स की डायमेंशन होती है।
ऐसा तो नहीं कि अलग अलग होगी सबकी डायमेंशन, तो सबकी डायमेंशन क्या होगी, वही होगी जो हम लोगों ने फोर्स की डायमेंशन पढ़ी है। ऑप्शन दे रहा हूँ, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये, एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलो बेटा करके बताओ आप। परेशान मत हो ना, बहुत इजी वे में करना। पहले हमेशा एक्यूरेसी का ध्यान रखना, स्लो करो बट एक्यूरेट, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। नन ऑफ दीज, आंसर बोलो क्या आएगा भी, सही आंसर क्या होगा, m0 L माइनस T3। नहीं, इन्होंने कहा ये बताया, हाँ क्या निकाला आपने, m0 L माइनस 4 T3। और किसी ने कुछ निकाला हो तो बताना। कोई भी घबरा के या डर के कोई क्वेश्चन मत करना, बहुत इजी वे में लो, या तो नहीं आएगा हमें या आ जाएगा। कौन सा, यहाँ T-1, और किसी ने कुछ निकाला हो, गलत निकालो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, जब गलती होगी ना तभी तो सीखने को मिलेगा हमें। क्या निकाला, m0 L माइनस 3 T-1, तो सबके अलग अलग आ रहे हैं, किन्हीं दो का तो मैच करना चाहिए ना। जितने लोग बैठे हैं उतने ऑप्शन बनाने पड़ेंगे क्या, चेक कर लो एक बार फिर से। ये सही नोट किया है ना, n = 1/12 √T/πr² के। r क्या है, रेडियस, l क्या है, लेंथ, t क्या है, टेंशन फोर्स। लिखा तो था टेंशन फोर्स, सबने टाइम किया है क्या, अरे लिख तो रहा था मैं, लिखा था टेंशन फोर्स, और समझाया भी तो था कि फोर्स भी कई तरह के होते हैं। तुमने भी टाइम लिखा था क्या, यहाँ लिखा नहीं, देखा नहीं क्या इसको, ऐसे ही होता है एग्जाम में, जहाँ टी दिखाई दिया तो कुछ के दिमाग में आ गया टाइम और कुछ के दिमाग में आ गया टेंशन, और टेंशन तो वैसे ही टेंशन क्रिएट कर देता है। तो अभी समझा भी तो रहे थे कि कई तरह के फोर्स होते हैं, टेंशन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया, सबकी डायमेंशन, सी ऑप्शन। कौन सा आ रहा, आप परेशान नहीं हो, कोई मतलब ऐसा, पढ़ाई को एंजॉय किया करो, देखो पढ़ाई को एंजॉय करोगे ना तो पढ़ाई हो जाएगी, और अगर बर्डन लेके करेंगे, कह रहे हो आप हमें ये पढ़ना है, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। नहीं, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ये भी नहीं है डी। हमने कहा ऐसा नहीं कि ये भी नहीं है,
इन्होंने सही बताया, सी ऑप्शन सही है, दिस विल बी करेक्ट। चेक कर लो बाकी लोग जरा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, देख लो एक बार फिर से देख लो। करने दो क्या बेटा तुम, क्यों करना चाहिए ना, इतना समझाने के बाद तो करना ही चाहिए हमें। चलो देखते हैं। अच्छा भाई, आ जाओ। n इजकल टू क्या पढ़ा था आपने, 1/12 √t/πr² k। सबसे पहला काम क्या करूं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हटा दूं, तो पाई हटा दें और 2 हटा दें, तो गायब कर दो, वैसे ही शुरू में ही गायब कर देना चाहिए, ये हटा दिया। अब k की डायमेंशन निकालनी है तो k को स्क्वायर रूट के बाहर होना चाहिए ना। अच्छा 2 मिनट एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो इसका स्क्वायर कर दो, n² ले लिया पढ़ने, ले लीजिए। 1/L² t/r² इंटू k। देखो बेटा सही है, ये सही है ना। अब k की डायमेंशन फाइंड करनी है तो पहले k का फॉर्मूला निकालना चाहिए ना मुझे। k का फॉर्मूला यहाँ से निकालो ना, सबकी डायमेंशन लिख लोगे, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन।